नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि इस क्लास में हम लोग विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसका अध्ययन हम लोग इस क्लास में कर रहे हैं। अभी हमारा क्लास जो है यूनिट संख्या 1 चल रही है और यूनिट संख्या 1 से 4 वीडियो हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। ये आज 5वां वीडियो है। इसके पूर्व 4 क्लास हो चुके हैं। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाके उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। तो चलिए आज का यूनिट संख्या 1 का अगला क्लास और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। तो सबसे पहले इन बिंदुओं को हल करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है अग्रगामी रंग कौन सा है। तो लाल जो है वो अग्रगामी रंग कहलाता है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है जो रंग सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करते हैं वो रंग अग्रगामी रंग की श्रेणी में आएगा और अग्रगामी रंग जो होते हैं वो उष्ण वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, उष्ण वर्ण, गर्म वर्ण कहलाते हैं। तो उष्ण वर्ण क्या कहलाते हैं? अग्रगामी रंग। शीतल वर्ण क्या कहलाते हैं? पृष्ठगामी। ठीक है, शीतल वर्ण जो होते हैं वो पृष्ठगामी रंग हैं। आगे देखते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ठीक है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार मुख्य वर्ण कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कौन कौन से? लाल, पीला, नीला, सफ़ेद और काला। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार वर्ण 5 हैं, लाल, पीला, नीला, सफ़ेद, काला। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। न्यूटन के अनुसार प्रकाश के कितने रंगते हैं? तो 7। बैगनी, गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। ये न्यूटन के अनुसार प्रकाश के रंगते हैं। मुख्य रंगतों को मिलाने से जो रंगतें प्राप्त होती हैं उन्हें कौन सी रंगतें कहलाते हैं? द्वितीयक रंगतें। जैसे लाल, नीला, लाल पीला और पीला नीला। द्वितीयक रंगतें कौन से हैं? तो द्वितीयक रंगतों में बैगनी, नारंगी और हरा आते हैं। ठीक है, अगर पूछा गया एग्जाम में कि द्वितीयक रंगतें कौन हैं तो बैगनी, नारंगी और हरा द्वितीयक रंगतों में आते हैं। चलिए अगला देखते हैं। प्रकाश की मुख्य रंगतें कौन कौन सी हैं? तो प्रकाश की मुख्य रंगतें हैं लाल, हरा, बैगनी। इसको याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। प्रकाश की और पदार्थ की रंगतें मुख्य अलग अलग होती हैं। तो प्रकाश की मुख्य रंगतें कौन कौन सी है? लाल, हरा, बैगनी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस रंग में कंपन गति सबसे अधिक होती है? तो कंपन गति सबसे अधिक होती है किसमें? बैगनी में। बैगनी रंग में कंपन गति सबसे अधिक होती है। और तरंग लंबाई सबसे कम किस में होती है? वो भी बैगनी में होती है। और अगर तरंग की लंबाई सबसे अधिक किस में होती है? तो लाल रंग में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लाल तथा बैगनी रंग से आगे कौन सी किरणें प्राप्त होती हैं? तो लाल से आगे इंफ्रारेड तथा बैगनी से आगे अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक, जिसे मानव के नेत्र नहीं देख पाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। 2 द्वितीयक रंगतों को मिलाने से जो रंगतें प्राप्त होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तृतीयक रंगतें कहा जाता है। ठीक है, अच्छा तृतीयक रंगतें कौन सी हैं? तो तृतीयक रंगतें हैं बैगनी और नारंगी से मिलाकर रसेट बनता है और बैगनी हरा मिला के आल्यू बनता है, हरा नारंगी बना के सिरटन बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्णचक्र के आधार पर एक ही परिवार के रंगों का नियोजन क्या कहलाता है? समीपवर्ती वर्ण। ठीक है, तो एक ही परिवार के जो रंगतें होते हैं, रंगतों का नियोजन कहलाता है समीपवर्ती वर्ण। ठीक है, अब समीपवर्ती वर्ण में कौन कौन से हैं? तो जैसे पीला, पीला में नारंगी तथा नारंगी में पीला। तो कहने का आशय है कि सभी में पीला रंग उपस्थित होता है, इसलिए ये समीपवर्ती वर्ण की श्रेणी में आएंगे। आगे देखते हैं। वर्णचक्र के आमने सामने जो रंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो विरोधी रंग कहलाते हैं। तो वर्णचक्र में जो ओष्टवार्ड का वर्णचक्र है, ठीक है, 8 प्रकार का, तो आमने सामने के रंग जो हैं विरोधी रंग कहलाते हैं। अब देखिए विरोधी रंग में क्या है? जैसे हरा, नारंगी तथा नीले का विरोधी रंग कौन सा है? तो हरे का विरोधी लाल होता है, याद कर लीजिएगा। हरे रंग का विरोधी लाल रंग होता है। नारंगी रंग का विरोधी बैगनी होता है और नीले का विरोधी पीला होता है। ठीक, ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला बिंदु, एक रंग को कुछ देर देखने पर कौन से रंग की अनुभूति होती है? तो किसी भी रंग को अगर हम एक निगाह से देखें कुछ देर तक तो उस रंग का विरोधी रंग हमको स्पष्ट दिखाई देने लगता है, अर्थात उसकी अनुभूति होती है। कहने का आशय
जैसे नीले रंग को देखने पर उसके विरोधी रंग पीले रंग की अनुभूत होने लगती है। चलिए आगे देखते हैं। एक ही रंगतों के विभिन्न मान का संयोग क्या कहलाता है? तो एकाकी वर्ण योजना कहलाता है। जैसे नीला, हल्का नीला तथा गहरा नीला। ठीक है, आगे देखते हैं। रंग की सघनता किस प्रकार कम कर सकते हैं? रंग की सघनता को किस प्रकार से कम कर सकते हैं? तो तटस्थ रंग मिलाकर रंग की सघनता को कम किया जाता है। ठीक है, तटस्थ रंग मिलाकर रंग की सघनता को कम किया जाता है। ठीक है, अब तटस्थ रंग कौन कौन से हैं? तो काला, सफ़ेद और ग्रे, ये आपके 3 तटस्थ रंग की श्रेणी में आते हैं। कौन से? काला, सफ़ेद और ग्रे। अच्छा पटल पर के पार्श्व में कौन सी 2 सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां होती हैं? तो रोड्स और कोन्स। ठीक है, आगे देखते हैं। काले और सफ़ेद की दृश्यानुभूति कौन सी तंतु ग्रंथियां से होती है? तो रोड्स के द्वारा होती है। आगे देखते हैं। शिल्प रत्न और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में प्राथमिक रंगतों को क्या कहा जाता है? तो शिल्प रत्न में सुधा वर्ण कहते हैं। ठीक है, और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मूल वर्ण कहते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिल्प रत्न तथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में प्राथमिक रंगतों को कहा जाता है सुधा वर्ण तथा मूला वर्ण। ठीक, आगे देखते हैं। सौर रंग सिद्धांत के अनुसार जब सूर्य की किरणें कोणाकार शीशे से छनकर निकलती हैं तो क्रमानुसार कौन से रंग बनते हैं? तो लाल, नारंगी, पीला, उष्ण वर्ण, हरा, नीला, बैगनी, शीत वर्ण। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला बिंदु क्या है? जो रंग सूर्य के रंग के समीप होते हैं वो कौन सा रंग कहलाते हैं? तो उष्ण वर्ण कहलाते हैं। उष्ण रंग में तरंगों की गति कैसी होती है? बहुत अधिक होती है। अभी हमने बताया ना कि लाल में तरंग की गति सबसे अधिक होती है और पीले में सबसे कम बैगनी में सबसे कम होती है। आगे देखते हैं। उष्ण वर्ण के अंतर्गत कौन से रंग आते हैं? लाल और पीला। आगे देखते हैं। जो रंग शीतलता के प्रभाव उत्पन्न करते हैं उन्हें कौन सा वर्ण कहते हैं? तो शीत वर्ण कहते हैं। ठीक, शीत वर्ण में तरंग की गति कैसी होती है? तो कम होती है। और शीत वर्णों के अंतर्गत हरा और नीला रंग आता है। श्वेत श्याम वर्णों से चित्रण को क्या कहते हैं? तो वर्ण शून्यता कहते हैं। श्वेत और श्याम वर्ण के चित्रण करने को क्या कहते हैं? वर्ण शून्यता। आगे देखते हैं। वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर कौन सी दिखाई देती है? तो काली। ठीक है, ओष्ठवार्ड आदर्श वृत्त में कितनी रंगतें हैं? तो 24 रंगतें हैं। ठीक है, ओष्ठवार्ड में कितने रंगों का रंग चक्र प्रस्तुत किया गया है? तो 8 रंगों का, 4 प्रधान और 4 रंगत चक्र। ठीक है, आगे देखते हैं। किस रंग को मिलाने से तान का मान बढ़ता है? तो तान का मान बढ़ने के लिए सफ़ेद रंग मिलाया जाता है और तान का मान घटाने के लिए काले रंग को मिलाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश होता है? तो पीले रंग में प्रकाश की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। कौन सा रंग प्रेम प्रकट करता है? तो लाल रंग प्रेम को प्रकट करता है और तेज प्रकट करने वाला पीला रंग है। शीतलता प्रकट करने वाला नीला रंग है। ठीक है, समृद्धि का सूचक जो है वो हरा रंग है। ज्ञान का सूचक नारंगी रंग है। सफ़ेद शांति का सूचक है। काला शोक, अज्ञानता, बुराई, विरोध का सूचक है। काला व सफ़ेद रंग को क्या कहते हैं? तटस्थ रंग कहा जाता है। रंगत के हल्के और गहरेपन को क्या कहते हैं? तान कहते हैं। तान 3 प्रकार के होते हैं, छाया, मध्यम प्रकाश और प्रकाश। आगे आते हैं। धरातल का गुण क्या कहलाता है? तो धरातल का गुण पोत कहलाता है। धरातल का गुण क्या कहलाता है? पोत। चित्रों में बुनावट दर्शाता है क्या? पोत। धरातल की बुनावट अनुभूत या वयन क्या कहलाता है? पोत कहलाता है। आगे देखते हैं। प्रकृति निर्मित वस्तुओं का धरातलीय गुण क्या कहलाता है? तो स्वतः प्राप्त पोत। तो प्रकृति निर्मित वस्तुओं का धरातलीय गुण क्या कहलाता है? स्वतः प्राप्त पोत। धरातल की बुनावट को छूने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श ज्ञान। ठीक है, आगे देखते हैं। पोत के कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से? प्राप्त या कल्पित पोत, अनुकृत पोत और सृजित पोत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चित्र में दूरी प्रदर्शित करता है तो अंतराल। चित्र में दूरी क्या प्रदर्शित करता है? अंतराल। द्वियामी चित्रभूमि। जो कलाकार का कार्य क्षेत्र क्या कहलाता है? अंतराल कहलाता है। आगे देखते हैं। वह क्षेत्र जहाँ पर चित्रकार ने कार्य आरंभ नहीं किया है वह क्या कहलाता है? अक्षत अंतराल कहलाता है। अर्थात वह क्षेत्र जहाँ पर चित्रकार ने कार्य आरंभ नहीं किया है वो कहलाता है अक्षत अंतराल।
अंतराल को ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो भूम बंधन, स्थान और स्थान निरूपण के नाम से अंतराल को जानते हैं। किस ग्रंथ में अंतराल को भूम बंधन के नाम से जाना जाता है? साम्रंगढ़ सूत्रधार। ठीक है, तो अंतराल को भूम बंधन के नाम से किस में जानते हैं? साम्रंगढ़ सूत्रधार में जानते हैं। आगे देखते हैं, किस ग्रंथ में अंतराल को स्थान के नाम से जाना जाता है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को स्थान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आप याद किए रहिएगा, साम्रांगढ़ सूत्रधार में अंतराल को भूम बंधन कहा जाता है और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को स्थान कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, अंतराल को स्थान निरूपण के नाम से जाना जाता है किस ग्रंथ में? तो वो ग्रंथ का नाम है अभिलाषार्थ चित्रामणि। अभिलाषितार्थ चित्रामणि में अंतराल को स्थान निरूपण के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, अंतराल में रेखा की कितनी स्थितियां संभव हैं? 3। एक क्या है? ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और कर्णवत। ठीक, आगे देखते हैं, सक्रिय तथा सहायक अंतराल क्या कहलाता है? तो प्रमुख रूपों से युक्त अंतराल सक्रिय तथा शेष अंतराल सहायक अंतराल कहलाता है। आगे देखते हैं, धरातल तथा अंतराल में क्या अंतर है? कोई भी स्थान चित्र का धरातल हो सकता है, लेकिन अंतराल केवल कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। ठीक है, तो धरातल क्या? कोई भी स्थान चित्र का धरातल हो सकता है, लेकिन अंतराल केवल कलाकार का कार्य क्षेत्र ही अंतराल कहलाता है। आगे देखते हैं, स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो प्राचीन ग्रीक वासियों ने स्वर्णिम विभाजन पद्धति के सिद्धांत को विकसित किया है। आगे देखते हैं, सफ़ेद के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं? तो टिंट कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, स्वतंत्र रेखांकन पद्धति किस महान कलाकार की शैली का प्रतिनिधित्व करती है? तो कांडिस्की की। ठीक, आगे देखते हैं, चित्र संयोजन के सिद्धांत। ओके, अगला जो टॉपिक है चित्र संयोजन के सिद्धांत। तो कलागत तत्वों में रेखा, रूप, रंग आदि का कलात्मक अंकन क्या कहलाता है? संयोजन कहलाता है। तो संयोजन के 6 सिद्धांत हैं: सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, लय तथा परिपेक्ष। ठीक, अब आगे देखते हैं, मध्यकालीन यूरोपीय कलाकारों ने किस विभक्ति का प्रयोग करके चित्रों में अधिक काम किया है? तो समविभक्ति का। ठीक, मध्यकालीन यूरोपियन कलाकार ने विभक्ति का प्रयोग अपने चित्रों में किया है, तो समविभक्ति का। ठीक, आगे देखते हैं, मध्यकालीन यूरोपीय कला में अंतराल का संयोजन किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? तो दृष्टिगत क्षय वृद्धि के आधार पर। आगे देखते हैं, कलागत तत्वों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? संतुलन कहा जाता है। दो विरोधी तत्वों के बीच समान स्थिति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? संतुलन। ठीक, और आगे देखते हैं, किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना क्या कहलाता है? प्रभाविता कहलाता है। ठीक, किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना क्या कहलाता है? प्रभाविता कहलाता है। चित्र में किसी एक आकृति या वस्तु को महत्व देने के लिए चित्र संयोजन के किस नियम का पालन किया जाता है? तो प्रभाविता के नियम का पालन किया जाता है। आगे देखते हैं, प्रभाविता के सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण किन चित्रों में दिखाई देता है? तो अजंता के चित्रों में दिखाई देता है। ठीक, आगे देखते हैं, सामंजस्यपूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? तो लय कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, परिपेक्ष शब्द किस मूल का है? तो लैटिन मूल का है। परिपेक्ष का क्या अर्थ है? परिपेक्ष के माध्यम से द्विआयामी धरातल पर वस्तुओं के त्रिआयामी प्रभाव दर्शाया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है। तो परिपेक्ष का अर्थ होता है परिपेक्ष के माध्यम से द्विआयामी धरातल पर वस्तुओं का त्रिआयामी प्रभाव दर्शाया जाता है। परिपेक्ष के कितने भेद होते हैं? 2, रेखीय, वातावरणीय। रेखीय परिपेक्ष को कितने भागों में या कितने अंक हैं? 6, चित्रतल, स्थिर बिंदु, दृष्ट बिंदु, दृष्टपथ, क्षैतिज रेखा तथा आदर्श बिंदु। ठीक, आगे देखते हैं, जिस स्थान पर खड़े होकर कलाकार किसी दृश्य को देखता है उसको क्या कहते हैं? उसको स्थिर बिंदु कहा जाता है। स्थिर बिंदु को दृष्ट बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टपथ रेखा कहते हैं या दृष्टपथ कहते हैं। स्थिर बिंदु के ठीक सामने जिस पर पड़ी रेखा की कल्पना की जाती है उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। ठीक, आगे देखते हैं, क्षैतिज या क्षितिज रेखा के वह बिंदु जहां आकृतियों की दोनों अथवा तीनों ओर की सीमा रेखा आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं? आदर्श बिंदु कहते हैं। घनाकृतियाँ किसे कहते हैं? घनाकृतियाँ वह आकृतियाँ होती हैं जो वर्ग तथा आयतों के त्रियामी रूपों से बनती हैं। घनाकृतियों के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो घनाकृतियों के अंतर्गत आता है भवन, पुस्तक,
ईंट, संदूक, साबुन का डिब्बा आदि। आगे देखते हैं, किसी निश्चित कोण से वस्तु को देखने पर जो उसमें लघुता आती है उसे क्या कहते हैं? स्थित जन्य लघुता। ठीक। दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? 3। अब अगला टॉपिक माध्यम एवं प्रविधियाँ। तो माध्यम और प्रविधियाँ देखते हैं, इसके टॉपिक क्या क्या हैं बिंदुवार। तो जल रंग चित्रण का आरंभ कहाँ से हुआ है? तो 18वीं शताब्दी इंग्लैंड से माना जाता है जल रंग चित्रण का आरंभ। जल रंग चित्रण के पितामह कौन कहलाते हैं? पाल्स एंड वाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जल रंग चित्रण के पितामह कहलाते हैं पाल्स एंड वाई। चित्रकला में किन किन माध्यमों का प्रयोग होता है? जल और तैल रंग का माध्यम का प्रयोग होता है, और विभिन्न रूप भी मिलते हैं इसके, जैसे ट्यूब, टिकिया, सीसी में ये सब जल रंग के माध्यम मिलते हैं। जल रंग के लिए सबसे उपयुक्त धरातल क्या होता है? खुरदुरा कागज या खुरदुरा स्थल भूमि। आगे देखते हैं, जल रंग के लिए कैसा कागज प्रयुक्त होता है? तो मोटा और खुरदुरा। जल रंग में चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त तूलिका कौन सी है? सेबल की। ठीक। आगे देखते हैं, जल रंग चित्रण के लिए कौन कौन से धरातल प्रयोग में लाए जाते हैं? तो कैंट, फेब्रियानो, सैंडर्स, कार्ट्रिज और व्हाइट्समैन। व्हाइट्समैन कागज कहाँ का उत्पादन है? तो इंग्लैंड के जे व्हाट्स कंपनी का। निर्माण की दृष्टि से रंगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो निर्माण की दृष्टि से रंगों को 2 भागों में बांट सकते हैं, कार्बनिक वर्ण और अकार्बनिक वर्ण। तो कार्बनिक वर्ण में रासायनिक तत्व पशु एवं वनस्पतियों से प्राप्त कर सकते हैं उसको, और अकार्बनिक खनिज वर्ण। जल रंग में किस प्रकार के कार्य होते हैं? तो लाइट टू डार्क। जल रंग चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए क्या करते हैं? तो कागज को श्वेत छोड़ देते हैं। ठीक। आगे देखते हैं, जल रंग में कौन सा रंग मिला देने से पारदर्शिता खत्म हो जाती है? तो सफ़ेद रंग मिला देने से पारदर्शिता खत्म हो जाती है। तकनीक की दृष्टि से जल रंग की कितनी श्रेणियां हैं? 2, एक पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी। पारदर्शक और अपारदर्शक। पारदर्शक में वाश आता है, ग्लेजिंग आता है, आला प्राइमा आता है, स्पंजिंग आता है तथा वेराइगेटेड वाश तकनीक आती है। अपारदर्शक में स्क्रैम्बलिंग, ड्राई वॉशिंग, ग्वाश। ठीक। आगे देखते हैं, कागज को गीला करके किनारों पर गोंद लगी पट्टी द्वारा ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माउंटिंग। अगला, गोंद मिश्रण या गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों को क्या कहते हैं? ग्वाश। टेक्सचर क्या है? या धरातल का गुण है। ये 2 प्रकार का होता है, कृत्रिम और प्राकृतिक। कृत्रिम में कैनवास, कपड़ा, कागज आता है, प्रकृति में लकड़ी, पत्थर आता है। ठीक है। आगे देखते हैं, जल रंग चित्रण की एक विधा है जिसमें रंग को धरातल पर लगाकर सूखने पर उसे बार बार धोना, पुनः रंगना, फिर धोना, कौन सा चित्रण कहलाता है? तो वाश चित्रण कहलाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, वाश चित्रण का प्रारंभ भारत में कहाँ से माना जाता है? तो बंगाल स्कूल से माना जाता है। वाश पेंटिंग की रंग योजना कैसी होती है? तो धूमिल होती है। तो वाश चित्रण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? बंगाल स्कूल से। और वाश पेंटिंग की रंग योजना कैसी होती है? धूमिल होती है। वाश चित्रण का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? अविंद्रनाथ ठाकुर ने। याद कर लीजिएगा, अविंद्रनाथ ठाकुर ने वाश चित्रण का प्रारंभ भारत में किया था सबसे पहले। तैल रंगों का आविष्कार किसने किया था? आइक बंधुओं ने। ठीक। जॉन वाइक एंड हार्टवर्ड वान 13वीं-14वीं शताब्दी इटली में किया था। ठीक। तैल चित्रण के लिए किस प्रकार का धरातल उपयुक्त होता है? तो ये भी खुरदुरा धरातल उपयुक्त किया जाता है। तैल चित्रण हेतु किन तूलिकाओं का प्रयोग करते हैं? तो ब्रिसल तथा सेबल तूलिकाओं का। तैल चित्रण का माध्यम क्या होता है? तारपीन, अलसी का तेल, वार्निश। चित्र के लिए श्रेष्ठ वार्निश का नाम क्या है? तो कोपाल वार्निश। अलसी का तेल तथा तारपीन के तेल का अनुपात क्या होना चाहिए? आधा। चित्र पर वार्निश कब करनी चाहिए? जब चित्र पूर्णतः सूख जाए तब उस पर चित्र पर वार्निश किया जाता है। तैल रंगों को प्लेट पर मिलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्लैट नाइफ का। ठीक। कलर प्लेट पर जिस स्थान पर तैल रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? डीपर कहा जाता है। डीपर का इस्तेमाल किस चित्रण में करते हैं? तो तैल चित्रण में किया जाता है डीपर का इस्तेमाल। आगे देखते हैं, तैल चित्रण को जिस स्टैंड पर रखकर कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इंजल कहते हैं। ठीक है। तैल रंग में किस प्रकार के कार्य करते हैं? तो डार्क टू लाइट किया जाता है इसका चित्रण। ठीक। जिंक वाइट और
फ्लैक वाइट में अधिक घना कौन होता है? तो फ्लैक वाइट। चीड़ के पेड़ से प्राप्त लीसा को क्या कहते हैं? तारपीन का तेल। तैल चित्रण की तकनीक क्या है? स्क्रैम्बलिंग, ड्राई वॉशिंग तथा ब्रोकन कलर। तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रण कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एनाकास्टिंग। आगे देखते हैं, तैल चित्रण के लिए प्रारंभिक रेखांकन किससे किया जाता है? तो चारकोल स्टिक, जो कि अंगूर की टहनियों को जलाकर बनाई जाती है। आगे देखते हैं, सूखे रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, चारकोल, पेंसिल और पेस्टल। ठीक है, चारकोल में अमरूद के पेड़ की टहनी की लकड़ी, इमली की लकड़ी, अंगूर की बेल की लकड़ी को जलाकर कोयला जो तैयार किया जाता है वो चारकोल कहलाता है। पेंसिल हो गया। पेस्टल 2 प्रकार का होता है, एक ड्राई और आयल। ठीक, आगे देखते हैं, पेस्टल रंग के लिए किस प्रकार के कागज उपयुक्त होते हैं? तो खुरदुरा। पेस्टल रंगों को धरातल पर अस्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को कहते हैं फिस्केस्टिव। फिस्केस्टिव का प्रयोग कैसा रंगों में करते हैं? तो सूखे रंगों में। तो किस प्रकार के चित्रों पर कांच का फ्रेम करके रखा जाता है? तो जल रंग, तैल रंग और क्रेयॉन और पेस्टल। बिना तुलका की सहायता से कौन से रंग लगाए जाते हैं? तो पेस्टल रंग नाइफ से लगाए जाते हैं। एक्रेलिक चित्रण कब से और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? तो 1920 में अमेरिका के लैटिन ग्रुप के द्वारा प्रारंभ हुआ। एक्रेलिक क्या है? यह एक प्रकार का रंग है जिसे जल व तैल दोनों के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। सबसे आधुनिक रंग कौन सा है? एक्रेलिक रंग सबसे आधुनिक रंग कहलाता है। एक्रेलिक रंग को लिए कौन कौन से माध्यम प्रयोग में लाए जाते हैं? तो गैस, मैट और जेल। एक्रेलिक चित्रण के धरातल पर किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीमर गैस का, और आवश्यकता अनुसार पानी में मिलाकर इसको किया जाता है। एक्रेलिक चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो ड्राई वॉशिंग, एयर वॉशिंग, इम्पेस्टो, स्क्रैम्बलिंग, ग्लेजिंग, पारदर्शी तथा अपारदर्शी दोनों प्रकार के रंग लगाते हैं। एक्रेलिक रंगों में कितने रंगों को नहीं मिलाया जाता है? तो सफ़ेद को छोड़कर तीनों रंगों को नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है, अन्यथा मटमैला प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। आगे देखते हैं, विभिन्न परतों पर कार्य किन रंगों में होता है? तो तैल रंग, टेम्परा तथा एक्रेलिक रंगों में होता है। टेम्परा चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? तो जिप्सम ग्राउंड, कैसिन ग्राउंड, इनामेल लगी हुई धातु का प्लेट पर। टेम्परा चित्रण के लिए कौन सी तुलका प्रयोग में लाई जाती है? सेंबल तथा ब्रिसल तुलका। टेम्परा चित्रण में किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो अंडा, गोंद तथा ग्लिसरीन का। रंगों को अस्थायी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक परत पर कार्य किन रंगों में होता है? तो पेस्टल रंग में। कंचित गोल किनारे वाली सफ़ेद बालों वाली तुलिकाएँ क्या कहलाती हैं? फिल्बर्ट तुलिका। धरातल पर भिन्न भिन्न रंग के टुकड़ों को जोड़कर उस पर जो चित्रकारी की जाती है उसे क्या कहते हैं? कोलाज कहते हैं। रंगों को मिश्रित करने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक की प्लेट को क्या कहते हैं? रंग प्लेट कहते हैं। एक धरातल पर अंकन करके दूसरे पर छपने को क्या कहते हैं? ग्राफिक। एचिंग क्या है? ग्राफिक छपाई की एक पद्धति है। ग्राफिक या छापा कला सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो मिस्र में। ठीक, भारत में छापा कला की शुरुआत किसने की? राजा रवि वर्मा ने। ग्राफिक के अंतर्गत कौन कौन सी प्रविधि आती है? तो एचिंग, वुडकट और एंग्रोविंग। ग्राफिक तकनीक क्या है? रिलीफ, इंटोगेल्यू और फ्लैट। वुडकट क्या है? लकड़ी की सीट जिस पर ड्राइंग करके प्रिंट लगाए जाते हैं उसी को वुडकट कहा जाता है। एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं? इंटोगेल्यू। एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहा जाता है? इंटोगेल्यू। तो यहाँ पे आपके आज की क्लास पूर्ण होते हैं और अभी आपका कुछ टॉपिक यहाँ पर बचा हुआ है। तो उम्मीद है आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो मित्रों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अधिक से अधिक लोगों को। और यहाँ पे आप यहाँ इस क्लास में विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए। और अगर आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आप अपने मनपसंद का अपने समय अनुसार जो भी आपको प्ले लिस्ट पर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं 125 प्रश्न के, 50 प्रश्न के, 25 प्रश्न के। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आंक सकते हैं कि हमारा तैयारी कैसे चल रहा है। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।